लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब मज़हर अब्बास से जारी हैं। मज़हर में चूँकि जिस तवातर के साथ आप ये वाक़यात बता रहे थे तो मैंने मुदाखलत और इंटरप्शन मुनासिब भी नहीं समझी, और बहुत सारे वाक़यात हैं। ये हमारी हिस्ट्री की बदकिस्मती भी है, लेकिन तारीख़ का हिस्सा हो चुके हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, 1978 में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी। आप 80-81 तक यूनिवर्सिटी में रहे, तो उसका असर और उसकी टिल्ट क्या थी? मतलब वो लिसान से आगे बढ़े, तरक्की पसंद रहे, या मज़हब की तरफ रहे? क्या हुआ? जो शुरू में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कलर था वो सेकुलर था। अच्छा। सेकुलर इस मानों में कि वो सिंधी महाजिर इत्तेहाद को लेके आगे बढ़ना चाहते थे, और इसीलिए चाहे जो अल्ताफ़ हुसैन की अभी जो है कुछ ऐसी उस ज़माने की अगर आप तस्वीर देखें तो जहाँ कुर्ता पैजामा होता था वहाँ सिंधी टोपी और अजरक भी होती थी। और 86 में जब पहला जलसा नेशनल पार्क में हुआ था तो उसने उस वक्त उनकी तकरीर से अंदाज़ा होता था कि वो बेसिकली टारगेट पंजाब है उसका, उस वक्त जो PIA पंजाब सारा एयरलाइन। पंजाब। हाँ। फिर GM सैयद या GSN के लोग अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह में शिरकत किया करते थे, और अल्ताफ़ हुसैन सन में जाके GM सैयद की सालगिरह में शिरकत किया करते थे उसमें। अब वो जो था वो एक उसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो अख्तर रिजवी साहब का भी था, जो जिनका नैप का एक बैकग्राउंड था वो था। लेकिन इशू जो महाजिर पॉलिटिक्स का जो एक तरीके से पॉलिटिक्स का वो बना कि महाजिर पॉलिटिक्स नहीं 81 तक बताएं। हाँ, कि नहीं वही मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वो तौर नहीं, पर वो था वो बना है जिसमें एक महाजिर आइडेंटिटी वाली बात 84 में हुआ ना। नहीं महाजिर आइडेंटिटी वाली बात हुई थी वो जब सिंधी लैंग्वेज बिल आया था 72 में। वो तो उसमें हुसैन साहब नहीं थे उस वक्त। इसीलिए आज बहुत से पुराने जमात इस्लामी के लोग ये बात मानते हैं कि हमने जो पॉलिटिक्स की उस वक्त वो बुनियाद बनी MQM की, क्योंकि हमने उस झगड़े को बढ़ाया। उस ज़माने में लैंग्वेज राइट्स जो हुए, क्राइसिस को बढ़ाया। हाँ, क्राइसिस बढ़ा जमात इस्लामी ने उसने, इसलिए कि लैंग्वेज की बुनियाद पे ना यहाँ की जो मरकज़ में यहाँ तो जो भी उस वक्त आइडेंटिटी थी अरबन सिंध की वो जमात इस्लामी या JUP थी। JUP इस पॉलिटिक्स में इस तरह इन्वॉल्व नहीं थी, जमात इस्लामी थी इन्वॉल्व उन्होंने। और JUP और जमात इस्लामी कराची हैदराबाद की रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ थी। तो ये प्योरली जब कोटा सिस्टम आया तो कोटा सिस्टम को इन्होंने सबसे ज़्यादा वो किया। इसी तरह सिंधी लैंग्वेज बिल को असेंबली के अंदर भी अगर आप देखें जो जिन लोगों ने तकारीर की थे ही वही लोग थे तकारीर उसमें। तो वो जो था वो फिर ट्रांसलेट हुआ जब PNA की मूवमेंट चली। नहीं, उसको तो 77 हुआ ना। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, हम ये कह सकते हैं फ्लैशबैक करके रिवाइंड करें किस्से को कि जमात इस्लामी फिर उसी स्क्वायर वन पे आ गई है? स्क्वायर वन पे इसलिए आई कि उस वक्त जब अभी जो हाफिज नईम साहब है, क्योंकि हाँ लगता यही है। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन, अदीम तारिक, ये सब इस्लामी जमीयत तुलबा के लोग हुआ करते थे। उन्होंने 77 की तहरीक में भी ये लिखी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यार जमात इस्लामी का पूरा स्ट्रक्चर तो मंसूरा का है, तो यहाँ फिर ये हमें वो जो एक चीज़ बिल्डअप हुई, और उससे जब इन्होंने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, उसमें ज़ाहिर यही था कि एडमिशन नहीं मिलते उर्दू बोलने वालों और को, नौकरी हाँ दिया। तो वो जो पैम्फलेट्स होते थे, वो जो पैम्फलेट्स तकसीम होते थे, उससे सबसे ज़्यादा हर्ट जो होते थे वो जमीयत वाले होते थे, क्योंकि उनका जो उर्दू बोलने वाला था जमीयत उनकी स्पेस जा रही थी उनको वो उसको फील होता था
कि मुझे इस वजह से एडमिशन नहीं मिला, वो फ़ौरन वो पैम्फलेट आके वो करता था। इसलिए एक वक्त ऐसा आया था, शुरू में APMSO बनी थी, कि जमीयत ने एक काउंटर महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की, सिर्फ उनको वो करने के लिए, लेकिन वो ज़ाहिर है नहीं चल पाई उसमें। फिर जमीयत ने उनका जामे कराची और कॉलेजेस वगैरह में उनके क्लैशेस वगैरह शुरू हुए, तो उस वक्त तक MQM उस तरह मुसल्ला नहीं थी, APMSO, तो इनको निकाल दिया उन्होंने उसमें। एक वक्त में जब मैंने अदीम अहमद तारिक से इंटरव्यू किया था इसके हवाले से बहुत, तो उसने कहा कि हमारा उस वक्त तक ये ख्याल नहीं था कि हम कोई सियासी जमात बना पाएंगे, या उस वक्त तक हमारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कोटा सिस्टम, एडमिशन वगैरह। लेकिन जब इन्होंने हमें जामियात और कॉलेजेस से निकाल दिया तो हमें मोहल्ले में बड़ी हिमायत मिली, और लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं जमात बनाते उसमें। तो फिर भी उन्होंने कहा कि हम इतने ज़्यादा, ये तो फिर 84 आ गया ना। हाँ। अब 81 तक आपने देखा, तो उसके बाद आपने ज़हुरुल हसन भोपाली साहब तक ये देखा। मुझे हमने इंटरव्यू किया था अकरम कायम खानी साहब का, तो उसने कहा कि दो बातें थीं। एक तो जमीयत वाले हमें बिल्कुल मूव करने ही नहीं दे रहे थे, लिहाजा हमें बड़ा एक्शन चाहिए होता था। दूसरी बात ये है कि इत्तेफाक से जो भी किलिंग्स हुई हैं, ये सब हुआ, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। चाहे मेजर की गाड़ी जली है या ये है, हमने तो रोका लोगों को कि इस तरफ मत ये जाओ। सही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में, उस ज़माने की जो रिपोर्टिंग है, उसकी टिल्ट क्या है। अब 81 से आप आ गए हैं जर्नलिज्म में, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव है, आप प्रो पीपल हैं, ठीक है। आपने जमायत इस्लामी की जो तुलबा तंजीम है उसके सारे किस्से देखे हुए हैं, और बाकी लोगों के भी देखे हुए हैं आपने अपनी आँखों से। मतलब वो सारे आपके कंटेम्प्रेरीज हैं जो आपके उसमें हुए हैं। उस ज़माने की जो सहाफ़त है और आज की सहाफ़त है, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, उस ज़माने में एक तो लेग वर्क बहुत था, ज़ाहिर है। अच्छा, फील्ड वर्क फील्ड वर्क था। आपके पास मोबाइल तो होते नहीं थे, आपको दफातर में जाना होता था। सिंडिकेट भी नहीं थे। हाँ सर, वो भी नहीं थे। सिंडिकेटेड इस तरह होता था कि कोर्ट, जैसे कोर्ट रिपोर्टिंग है, तो अब कोर्ट रिपोर्टिंग इतनी कोर्ट्स हैं, ज़ाहिर सेशन कोर्ट्स अलग लोग कवर करते थे, हाई कोर्ट्स अलग लोग कवर करते थे। अच्छा, हमारा जब मैं हूँ या डेली न्यूज़ या लीडर, जो शाम के अखबारात थे, उनके जो रिपोर्टर्स थे, वो कोशिश करते कि रूटीन से हट के कोई ख़बर मिले, क्योंकि वरना तो मॉर्निंग उसमें। लेकिन उधर जैसे सेशन कोर्ट में एक आशिकीन की कैंटीन होती थी, तो वहाँ सारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो जब कोर्ट टाइमिंग्स ख़त्म हो जाती थी तो वहाँ जमा हो जाते थे, ख़बरें शेयर करते थे उसमें। और हमारे कुद्दूस फाइक मरहूम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे, जैसे ब्रदर हमज़ा ये जंग वाले, हाँ, तो कोर्ट के बाद बड़े इस्टेब्लिश रिपोर्टर्स होते थे। हम जो है, मेरा ये होता था कि मैं जाके पेशकार से दोस्ती कर ली इससे, तो उससे मैं ये कहता था कि यार, एक तो ये कोर्ट रिपोर्टर्स को तुम खबरें देते हो, इनको देते रहा करो। मतलब आप घुस बैठिए थे। हाँ, घुस बैठिए। उसी में मुझे एक बड़ी खबर मिली कि किसी एक आदमी को जेल में रखा हुआ है 27 साल से, और उसको आज तक पे वो पेशकार बड़ा अच्छा था, वो शायद उसकी कोर्ट के रूम की सफाई वफाई हो रही थी, तो उसमें उसको एक फ़ाइल ऐसी मिली जो मट्टी वो जमी हुई थी, तो उसने दफन फाइल थी। फिर मैंने वो अंसार बर्नी से वो किया। अंसार बर्नी इस ज़माने में इस तरह की वो करता था, तो अंसार बर्नी को साथ में लाया फिर उसमें। तो वो ख़बर फिर वैसे तो स्टार में सुपर लीड लगी थी, लेकिन उसे फिर खलीज टाइम्स वगैरह ने भी पिक किया उस स्टोरी को, मतलब वायर इंटरनेशनल वायर उसमें। तो इस तरह की ख़बरें जो साइट की वो होती थी, वो मेरी कोशिश वही होती थी। लेकिन मैं उस सिंडिकेट में जाके बैठता ज़रूर था, उसमें दोस्ती यारी थी उसमें। तो एक दिन बड़ा मज़े का वाक़या हुआ। कुद्दूस फाइक साहब एक ख़बर लाए, सबसे शेयर कर रहे थे कि किसी मुल्ज़िम को
उम्र कैद की सज़ा हुई है या सज़ाए मौत, मुझे अभी इस याद नहीं आ रहा अच्छी तरह। तो मैंने कुद्दूस साहब से कहा, मैंने कहा शाह जी मेरे ख़्याल में वो बरी हो गए। तो मैं हालांकि जूनियर था, मैंने हिम्मत करके वो कहा। तो वो जो कुछ शाह जी का अंदाज़ होता था कुद्दूस साहब का, हमें तुम्हें क्या पता ये कर रहा। मैंने कहा शाह जी ये कोर्ट ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ है। वो ब्रदर हमसे कहते हैं अबे वो लौंडे कल आया है। क्योंकि ब्रदर बिल्कुल हाई क्लास थे, क्योंकि जजेस उनके पर्सनल दोस्त थे सारे। तो लेकिन सेशन कोर्ट में लेकिन मज़र उसकी उनकी रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ बहुत। हाँ तो क्योंकि एक तो ये कि कोर्ट रिपोर्टिंग उस ज़माने में इस चीज़ का बहुत ख्याल होता था कि आपकी मैटर सब जुडिस होए, तो जब तक पेशकार या वकील से मालूम नहीं कर लेते थे उस वक्त तक नहीं खबर देते थे। आज जो कोर्ट रिपोर्टिंग होती है वो ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टिंग आज सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल रिपोर्टिंग है। फिर वो तबसरे के साथ होती है। तबसरे के साथ होती है, उसमें उन चीज़ों का वो, और बज़ाहिर लगता है कि आज जजेस ज़्यादा ग्लैमराइज्ड हैं उसमें। उस ज़माने में भी होता था, उस ज़माने में वकीलों की ख्वाहिश होती थी कि अब मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ तो आप मेरा नाम भी दे दीजिएगा। बल्कि उस ज़माने में एक कंट्रोवर्सी भी चली थी जब AK बरोई साहब का कुछ झगड़ा हो गया था सहाफ़ियों से, तो सहाफ़ियों ने और कुछ नहीं किया था, उनका पूरा नाम लिखना शुरू कर दिया था ना, अल्लाह बख्श बरोई, उस तरह का ना, अल्लाह बख्श करीम बख्श। हाँ, वो पूरा नाम लिखते थे उसमें। तो एक मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, 3, तो उन्होंने एहतजाज किया जज के सामने। तो जज ने कहा कि इसमें गलती क्या है? उसने चेंबर में बुला के उनसे कहा कि ये सब शरारती लोग हैं, इन्होंने टेक्निकल मार मारी है आपको, आपकी जान पहचान है, आपको जाना पहचाना जाता है AK बरोई से, तो आप इनसे जाके बात करें। उन्होंने कोई आपसे बदतमीज़ी भी नहीं की, उन्होंने सिंपल ये किया है उसमें आपका पूरा नाम लिखा है। जैसे MRD की मूवमेंट के दौरान जो है इकबाल हैदर ने ख़बरें चलानी शुरू कर दी थी कि इकबाल हैदर अंडरग्राउंड है, वो है। अच्छा, इकबाल हैदर साहब का दफ्तर डॉन ऑफिस में ही होता था। हाँ। तो एक दिन सुबह ज़फ़र दफ्तर आ रहा था, तो ज़फ़र ने देखा इकबाल हैदर निकल के जा रहे हैं, तो उसने जाके ख़बर लगा दी इकबाल हैदर सरफेस। इसी तरह एक मरतबा ND खान साहब से भी ये हमने वो किया था कि हम जब उनसे कुछ रिपोर्टर्स वगैरह का कुछ ही हो गया था, हालांकि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और बहुत ज़्यादा उनके, तो उनको नबीदाद खान लिखना शुरू कर दिया था उसमें। लेकिन ये चीज़ें चलती रहती थी। एहतियात उस ज़माने में कोर्ट रिपोर्टिंग की बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा कोर्ट। अच्छा, एक तो फील्ड थी, हाँ, लोग जाते थे, लेग वर्क था, कम्युनिकेशन नहीं थी। अच्छा, रिपोर्टिंग, फिर एडिटर्स होते थे। रिपोर्टिंग ज़्यादातर सच्ची होती थी वो क्योंकि एडिटर क्वेश्चन बहुत करते थे ना। अच्छा, आपको न्यूज़ एडिटर को कंफर्म, मतलब फिल्टर है। हाँ, फिल्टर है, आपसे सवाल और जवाब, क्योंकि वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि इस खबर में कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी ना रह जाए, कमज़ोरी ना रह जाए, कहीं हम लिटिगेशन में फंस तो नहीं जाएंगे। इस तरह की अगर फ़र्ज़ करें कोई फाइनेंशियल स्कैम की स्टोरी है इन चीज़ों में, कि जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट पे बहुत KTC वगैरह में उस ज़माने में जब बिक रही थी, तो मैंने बड़ी ट्रांसपोर्ट के स्कैम वगैरह की स्टोरी दी थी। इसी तरह जब मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह का ज़माना था, उस ज़माने में मैंने एक 34A में कई अरबों की करप्शन की स्टोरी थी, वो उस तरह की। तो उसमें एडिटर था, न्यूज़ एडिटर होते थे ये लोग, ये इनकी क्वेश्चंस जो होते थे ना, ये एक तो होता है ना कि आपकी कॉपी को एडिट करने वाली बात, एक फैक्चुअली चीज़ें गलत ना हो उसमें, तो उसमें ये चीज़ें बहुत होती थी। जैसे हमारे जो मंसूरी साहब होते थे, ग़ुलाम नबी मंसूरी साहब, तो वो अपने बड़े मज़े के आदमी थे। तो जब कोई ख़बर जमात इस्लामी, जैसे कि जमात इस्लामी के हवाले से ख़बर है, तो वो इदरीस बख्तियार को अंदर बुला लेते थे। जब कोई MRD वगैरह के हवाले से, तो मुझे या ज़फ़र को बुला लेते थे अंदर। तो एक मरतबा इदरीस साहब ने कहा कि मुझे भी बुला लिया, जिसका मकतब फ़िक्र है वो उसी दौरान फिर MRD के बनने की ख़बरें आई हैं उसमें, क्या मगर एक सवाल सुने मेरा, ये अंग्रेज़ी अखबार और उसकी जर्नलिज़म, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्यों है बाकी ज़ुबानों से?
उसकी एक शायद मेरी एक बड़ी वजह शायद ये हो सकता है कि क्योंकि इवन प्री पार्टीशन के बाद से भी जो जो ज़्यादा एहतियात बढ़ती गई और ज़्यादा एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा नज़र आया, वो अंग्रेज़ी पेपर्स में नज़र आया, चाहे पाकिस्तान टाइम्स का ज़माना हो या डॉन का ज़माना हो या बाद में मुस्लिम का ज़माना हो उसमें। और दूसरी ये कि जंग या नवाए वक्त या उसमें डॉन वगैरह में उतना प्रेशर नहीं होता था, मतलब इग्नोर कर दी जाती थी। जो उर्दू में ख़बरें होती थी उनको इग्नोर नहीं किया जाता था, उसे बहुत देखा जाता था उर्दू में। ज़ाहिर उसका दो तरफा था, एक तो सोसाइटी दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो मेरे नुक्ते नज़र से तो शायद उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, और लेकिन वो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि हम प्री पार्टीशन अगर हम अखबारात देखें जो तहरीक आज़ादी के ज़माने में और उसके बाद भी निकाले गए उसमें, तो उसके अंदर एक जोश वलवला हमें उर्दू के अखबारात में ज़्यादा नज़र आता था, उसमें नज़र आएगा अगर आप पलट के देखें, क्योंकि वो जो उस वक्त निकालने वाले लोग थे, उसमें काम करने वाले लोग थे, वो तहरीक आज़ादी का हिस्सा भी थे। और डॉन में जैसे जब कायद-ए-आज़म ने पोर्टन जोसेफ को जो अपना एंग्लो इंडियन था उसको जब एडिटर डॉन अखबार जब मैगज़ीन से न्यूज़पेपर की तरफ कन्वर्ट हो रहा था, तो बहुत से लोगों ने जिन्ना साहब से ये क्वेश्चन किया कि आप पे एंग्लो इंडियन वो है और इसका टिल्ड भी टुवर्ड्स कांग्रेस है, उसको आप क्यों रख रहे हैं? तो जिन्ना ने कहा कि इसलिए कि मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड देखा है कि ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, और उसकी जेब में हर वक्त रेजिग्नेशन होता है उसका, और जहाँ से उसने छोड़ा है, कोई उसने 25-30 अखबारात को एडिट किया है, और जब भी छोड़ा है उसने उसूलों की बुनियाद पे छोड़ा है उसने। तो इसलिए मुझे उससे बहुत उम्मीद है, और हुआ भी यही। पोर्टन जोसेफ ने भी जिन्ना के बारे में ये लिखा कि नेवर इंटर, उसने सिर्फ लिखा कि जिन्ना ने सिर्फ ये कहा था कि अगर मुस्लिम लीग के हवाले से कोई खबर वबर आए तो उस सिलसिले में मशवरा कर लिया करना, क्योंकि पूछ लेना। हाँ, पूछ लेना। तो ख़ुद जिन्ना ने जैसे जब जलियांवाला बाग हुआ था उसकी स्टोरी के हवाले से, उन्होंने जब स्टोरी मैनेजमेंट ने नहीं जानी थी तो जिन्ना ने पोजीशन ली थी उस पर। उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि अखबार को सेंसर्ड करके दिया जाए, अखबार निकाला ही ना जाए इसमें, बजाय इसके कि लोगों को सेंसर्ड शुदा चीज़ें। आज क्या होता है? आज रेस हो गई है। पहले वो अहमद अली ख़ान साहब ने अपनी किताब एक मज़मून में लिखा था जो कि ज़ाहिर है हर मालिक का होता है ये इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट होता है, मार्केट होता है, लेकिन पहले ये था कि मार्केट जो थी वो एडिटोरियल पे हावी नहीं थी। आज के दौर में मार्केट हावी आ गई है। मार्केटिंग जो लोग हैं वो एडिटोरियल पेजेस डिसाइड करते हैं। ये चीज़ें टेलीविज़न में और ज़्यादा आ गई। अब अगर हम बाहर के मॉडल्स देखें, मैं अल जज़ीरा देखता हूँ, CNN देखता हूँ, BBC देखता हूँ, मुझे हार्डली कमर्शियल्स नज़र आते हैं उसमें। तो हमने बहुत ज़्यादा कमर्शियल मॉडल बना दिया है और उसमें थोड़ा बहुत चंक न्यूज़ को डाल दिया गया है उसमें। तो ये मेरा ख़्याल है ये सबसे बड़ी तब्दीली आई, शिफ्ट आई। अब अखबारात में भी बहुत सी ऐसे इश्तिहारात छपते हैं जो अगर आप अखबार खोलें तो आपको ऐसा लगे जैसे कोई ख़बर है, लेकिन दरअसल वो इश्तिहार होता है। ये एथिकली प्रोफेशनली डिसऑनेस्टी है। बाज़ों का तो सुपर लीड भी वही मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ लोगों के साथ। हाँ, तो ये आप इसका मतलब है आप लोगों को धोखा देते हैं कि मैं देखूँ, मैं ख़बर देखना चाह रहा हूँ उसमें, लेकिन मुझे इश्तिहार नज़र आता है। मगर उस ज़माने में ये होता था कि ये अखबार फ़िला पार्टी का है, ये फ़िला का। आज जैसे हम थे, मतलब जैसे पार्टी पेपर्स तो थे, लेकिन फ़र्क ये है, लेकिन वो पार्टी पेपर कहलाते थे। हाँ, पार्टी पेपर कहलाते थे। अच्छा, पार्टी पेपर्स होते थे लेकिन पार्टी पेपर्स की सर्कुलेशन नहीं होती थी बहुत। ठीक है, बोले अब फ़र्क है। अब अगर मेरा टिल्ट है और मैं पब्लिकली अपना टिल्ट शो कर रहा हूँ टुवर्ड्स PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी, तो जो उसका फॉलोअर है
वो मुझे सुनेगा। अब उसमें अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो आपकी अगर जितनी फॉलोइंग है उतनी आपकी सर्कुलेशन, अपनी अपनी सब्सक्राइब करेंगे लोग तो आपकी लाखों में भी पहुंच सकती। पहले ये नहीं था। पहले लोग जो थे वो पार्टी पेपर्स को वो कहते थे कि यार कोई पार्टी की कोई ऐसी चीज़ देखनी होगी तो हम देख लेंगे। इवन जो पार्टी के लोग थे वो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स देखना चाहते थे। आज जो पार्टी के लोग हैं वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना तो चाहते। उसमें उनको ये तो मालूम हो गया है ना कि पार्टी पेपर न होते हुए भी फिलहाल हमारा है, फिलहाल उसका है, वो भी हो गया है। फिर जैसे हमारे बहुत से एंकर्स या जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चूँकि हमारे यहाँ पहले कभी भी इश्तिहारात का बर्डन सहाफ़ी पे नहीं होता था, अब रेटिंग का बर्डन सहाफ़ी पर होता है। आपकी अगर रेटिंग नहीं आ रही तो आप मगर ये बीमारी कब से शुरू हुई एडवर्टाइजमेंट की सहाफ़ियों पे? मेरा ख्याल में जब जैसे 88 के इलेक्शन शुरू हुए ना तो उसमें इश्तिहारात का क्वांटम बढ़ा, उम्मीदवारों का ये था वो बढ़ता चला गया। फिर उनको लगा कि यार कमेंट, फिर गवर्नमेंट, दूसरा ये उसमें हुआ कि गवर्नमेंट ने इश्तिहारात को कंट्रोल में रखा। तो जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में इश्तिहारात थे तो वो ये देखते थे कि जो अखबार हमारे हक में कर रहा है उसको हम इश्तिहार देंगे, जो खिलाफ कर रहा है तो खबर इश्तिहार देती थी। हाँ, वो तो उससे क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने दूसरे आउटलेट्स तलाश करने शुरू किए उसने, और वो फिर कमर्शलाइजेशन जो है बढ़ती चली गई। डॉन में काफ़ी हद तक चीज़ों को, काफ़ी देर तक चीज़ों को रोका, लेकिन आज डॉन में भी कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। मजबूरी है, अखबार कागज़ की कीमत बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो वो जो मॉडल, जो आइडियल मॉडल होना चाहिए था जर्नलिज़म का, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो क्रॉस मीडिया ओनरशिप आई, वो मॉडल और वो हो गया। हालांकि व्यूअरशिप लाखों में चली गई उसमें अखबारात के मुकाबले में, लेकिन ये कि आपकी रिसोर्सेज वगैरह का भी इशू आ गया। फिर एक माइंडसेट बन गया कि मुझे चैनल जो है वो मेरे लिए एक हथियार है। मैंने चैनल को एक हथियार के तौर पे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। वो तो उससे पूरी जर्नलिज़म कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और अब जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज़ जर्नलिज़म है। जो लोग डिजिटल या यूट्यूबर्स हैं हमारे बहुत से, चंद एक को छोड़ के, वो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देखते हैं। अब सब्सक्राइब आपको आदमी उस वक्त करता है जब उसे कोई एक्साइटमेंट नज़र आएगा, वो नज़र आएगा, वो थ्रिल नज़र आएगा। तो पूरी सोसाइटी की जो डीपोलिटिसाइजेशन हुई है सोसाइटी की, ये सब उसका रिफ्लेक्शन है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ इस बारे में। अब जर्नलिज़म चलते 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 उसमें हमें महसूस हो रहा है कि प्रिंट मीडिया तो जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे आ रहा है, ठीक है, और वैल्यूज़ हमारे नहीं बचे, तो सोसाइटी का क्या होगा? हमारे यहाँ असल में जो इस वक्त अखबारात में तो ये होता था ना कि अनटिल कोई बहुत बड़ी क्राइम स्टोरी है तो वो फ्रंट या बैक पेज पे होगी, वरना अंदर के पेजेस पे होती थी। अब आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ में होती हैं क्राइम स्टोरीज। उसमें ये नहीं कि सिर्फ हाई प्रोफाइल क्राइम हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो तो समझ में आता है, लेकिन अब वो स्टोरीज़ जो अखबारात में अंदर के सफ़ात पर होती थी वो टेलीविज़न की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। उसकी वजह से आपके यहाँ जो ऐसा लगता है कि आपके जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक टैबलॉइड चैनल्स की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। उस ज़माने में तो टैबलॉइड पेपर्स अलग हुआ करते थे, शाम के अखबारात को आमतौर पे यही कहा जाता था। जो स्टोरीज़ शाम के अखबारात में जूसी स्टोरीज़ होती थी वो आपको मॉर्निंग पेपर्स में नहीं मौजूद। तो मॉर्निंग पेपर्स का तासुर एक संजीदा सीरियस पेपर के तौर पे उभर रहा था। चैनल में वो नहीं आया। चैनल के ना आने की एक बड़ी वजह ये कि जब आपने 24/7 चैनल को दिए तो उनके पास कंटेंट क्राइसिस आ गया। जब 24 दुनिया के बड़े चैनलों में इस तरह क्यों नहीं है? अल जज़ीरा इस तरह क्यों नहीं?
उन्होंने अल जज़ीरा वगैरह अगर आप BBC देखें, इस तरह BBC, CNN देखें, तो उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में उनकी प्रायोरिटी ख़बर होती है, उनकी प्रायोरिटी। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो क्यों है? वो भी तो सोसाइटी है। हाँ, वो इसलिए कि उनकी पूरी सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन है ना। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ भी लाखों टैबलॉइड पेपर्स होते हैं वहाँ, मुफ्त और में मिलते हैं। मुफ्त में भी मिलते हैं, अदरवाइज भी होते हैं वहाँ स्कैंडल्स। वहाँ इवन उन्हें ये पता होता है टैबलॉइड पेपर्स में कि अगर मैंने ये किसी के ख़िलाफ़, जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग है, ये है, किसी पॉलिटिशियन का स्कैंडल है, तो उन्हें ये पता है कि अगर उसने मुझ पे केस कर दिया तो मुझे लाखों पाउंड देने पड़ेंगे। लेकिन उनका वो बजट अलग होता है, लेकिन उससे पेपर का वो होता है। तो वहाँ अलग अलग जो है वो आपको मीडियम मिलेगा। वहाँ टैबलॉइड पेपर भी मिलेंगे, सीरियस पेपर भी मिलेंगे, इसी तरह चैनल्स वगैरह में उसमें। इसी तरह BBC का जो मॉडल है, BBC को गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, लेकिन एडिटोरियल इंडिपेंडेंस भी है उसमें। हमने मॉडल ड्रॉ किया, जब टेलीविज़न का मॉडल तो हमने कहीं से भी ड्रॉ नहीं किया, बस निकाल दिया। लेकिन अखबारात का मॉडल हमने इंडिया से और वेस्टमिनिस्टर उससे लिया। लेकिन वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है वो हमें अंग्रेज़ी अखबारों में ज़्यादा नज़र आया, उर्दू अखबारात में नहीं नज़र आया। उर्दू अखबारात में वो नज़र आया जो हमने इंडिया में देखा प्री पार्टीशन, वही अंदाज़ वो हुआ। तो शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। नाज़रीन, हमारी बातें जनाब मज़हर अब्बास साहब से जारी हैं, और अगले सेक्शन में हम इनसे बात करने वाले हैं। MRD आया चाहती है। 1983 14 अगस्त को एक मूवमेंट चली पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक़ की आमरीत के ख़िलाफ़, जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियां जो हैं, और उसमें वो पार्टियां भी थीं जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ पेश थीं, और उसमें वो पार्टियां भी थीं जो जनरल ज़िया-उल हक़ के मुसलसल ख़िलाफ़ रहीं। MRD बन गई। हम एक वक्फे के बाद MRD पे बात करेंगे। हमारे साथ रहें।